हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ फर्स्ट चैप्टर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है ना। अभी पहला क्वेश्चन आपने पूछना चाहिए, व्हाई डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। जी, हर एक इंडस्ट्री का पर्पस, मतलब इंडस्ट्री कोई भी हो, फार्मास्यूटिकल हो, टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो, कॉस्ट तो हर एक इंडस्ट्री को कैलकुलेट करना ही है, बट कॉस्ट निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, तो हमारे यहाँ पे पर स्टूडेंट कॉस्ट जिस मेथड से निकाला जाता है वो ग्रोसरी शॉप में काम को नहीं आएगा, वो हॉस्पिटल में काम को नहीं आएगा, वो कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम को नहीं आएगा। तो एवरी इंडस्ट्री नीड टू फॉलो डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग विच सूट्स देयर रिक्वायरमेंट। इसलिए ये अलग अलग मेथड्स डेवलप हुए एंड जो आप यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो इसमें से पहला मेथड है जॉब कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग? जहाँ पे प्रोडक्ट आपके हिसाब से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेशन, एक ही बिल्डिंग में 3 लोगों ने फ्लैट लिए, एक जैसे फ्लैट है इसलिए मैंने कहा एक ही बिल्डिंग, और उस पर इंटीरियर पे जो खर्चा आएगा फ्लैट सेम साइज का भी क्यों ना रहे, बट प्राइस अलग अलग होगा, क्योंकि इंडिविजुअल कस्टमर का चॉइस है कि उस पर कितना पैसा आपको खर्च करना है। तो जॉब कॉस्टिंग का मतलब है वेयर प्रोडक्ट इज डिजाइन एज पर योर रिक्वायरमेंट। 2 व्हीलर का रिपेयरिंग, कार सर्विसिंग, बेसिक खर्चा तो फिक्स रहता है, बट जो आपको कार में कुछ चेंजेस करवाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगता है। ज्वेलरी मेकिंग, आप डिज़ाइन बना के दो, उसके हिसाब से ज्वेलरी आपको बना के दिया जाता है, जॉब कॉस्टिंग। सो वहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट एज सच नहीं रहता है, मतलब आपके हिसाब से वो कॉस्टिंग करके दिया जाता है। आपको पेंटिंग बनवा के चाहिए, आपको मेहंदी निकाल के चाहिए, तो आपको मेहंदी के पैटर्न के हिसाब से वो प्राइस बोला जाएगा, तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। चलो पढ़ते हैं अपन, बहुत सिंपल है। इन दिस केस ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर। देखो, हर एक जॉब को अलग अलग माना जाएगा। भले मैं हूँ तो इंटीरियर डेकोरेटर, बट एक ही बिल्डिंग में मेरे को 3 फ्लैट इंटीरियर करना है, बट हर एक का रिक्वायरमेंट अलग रहता है, तो कॉस्टिंग भी अलग होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। स्कूटर सर्विसिंग, फैब्रिकेशन, वर्कशॉप, फर्नीचर एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। नाउ व्हाट इज बैच कॉस्टिंग? अभी बैच का मतलब क्या है? हम बोलते हैं ना, हम सब इस बैच के स्टूडेंट्स हैं। जैसे मैं BMCC में था, करेक्ट ना, तो मैं 4-5 बैच का स्टूडेंट हूँ। एग्जाम्पल आप बोलेंगे मैं 12 तरह के बैच का स्टूडेंट हूँ। सो बैच का मतलब होता है ग्रुप, करेक्ट ना। तो बैच कॉस्टिंग का मतलब है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज़ होता है, करेक्ट ना, जहाँ पे प्रोडक्ट बैच में बनाए जाते हैं, मतलब एक एक प्रोडक्ट पे एक एक प्रोसेस होता है एंड अकॉर्डिंगली बैचेस में बनाए जाते हैं। तो देखो, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बैच इज कैलकुलेट सेपरेटली। फार्मास्यूटिकल कंपनी, टूथपेस्ट, स्पेयर पार्ट्स, तो यहाँ पे बैच के बेसिस पे बनाया जाता है। ठीक है ना। अब इसका यूज़ क्या मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी नेक्स्ट टाइम आप जब शॉपिंग करेंगे ना, देखना काफ़ी सारे प्रोडक्ट पे बैच नंबर लिखा जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट पे बैच नंबर, मतलब ये काफ़ी फेमस मेथड है, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बहुत सारे। सो नेक्स्ट टाइम आप कभी कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, यूटेंसिल्स बाय करेंगे, पानी का बॉटल बाय करेंगे, इवन मेडिसिन बाय करेंगे, उस पर देखो बैच नंबर लिखा रहता है। तो उस बैच के लिए कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो उसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये कि आपने को एक पूरे बैच का प्राइस पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है। जॉब कॉस्टिंग में प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं दोस्तों, बैच कॉस्टिंग में प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्डाइज है, करना। सिमिलर तरह की दवाई बन रही है, स्पेयर पार्ट्स सिमिलर तरह के बनते हैं। अच्छा, ना क्वेश्चन इज, अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, ये काफ़ी ईजी है। माई क्वेश्चन, ये बैच नंबर प्रोडक्ट को क्यों दिया जाता है? ये प्रोडक्ट को बैच नंबर क्यों दिया जाता है ना। देखो, अभी मैं आपको एग्जाम दूँ कि ये बैच नंबर क्यों लिखा जाता है, ज़रूरत क्या है? चलो, बैच कॉस्टिंग कंपनी फॉलो कर रही है ना, तो ये बैच कॉस्टिंग क्यों, बैच का नंबर क्यों लिखा जाता है? रीज़न क्या है? फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल लेंगे ऑटोमोबाइल कंपनी। काफ़ी अपने टीवी पे देखा रहेगा कि पर्टिकुलर कार है, जैसे लास्ट ईयर टोयोटा का हुआ था, फिर मारुति का हुआ था, कि उन्होंने सभी कार वापस बुलाई थी क्योंकि उसमें एक पार्ट सस्पेंशन का खराब था। आई थिंक टोयोटा का हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनोवा का, और उन्होंने सबको रिप्लेस करके दिया। सो हाउ डिड दे कम टू नो कि यही पर्टिकुलर कार में ये खराबी है? क्योंकि कार तो उन्हें लाखों में बेचे हैं। बैच नंबर, सो बैच नंबर गिव्स देम आइडेंटिटी। वो डीलर को बताते कि ये जो बैच नंबर है, इस पीरियड में जो भी कार सेल हुआ है उस बैच के सभी पार्ट्स रिटर्न कर दो, हम आपको भेज देंगे। दवाई में भी सपोज कोई गड़बड़ आ गया, तो कि दवाई ख़राब हो रही है इस बैच की, तो वापस मंगा सकते हैं। तो बैच नंबर गिव्स पर्टिकुलर आइडेंटिटी।
ताकि उसको अगर कभी सेपरेशन करना है तो अपन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी उसको कोई पर्पस नहीं है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मतलब है विच इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पे प्रोजेक्ट 3 साल चलता है, 3 साल 5 साल होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कितने बड़े रहते हैं, जितना बड़ा आपका साइज इट विल टेक मोर टाइम, तो उसमें तकलीफ होती है। तो इसके लिए यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे तो ऑन पेपर कॉस्ट निकलना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन 3 साल का है, तो अगले साल उसमें इन्फ्लेशन आएगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे, कभी कभी कम भी हो सकते हैं। हाँ, हालांकि कम होने के चांसेस कम है, नॉर्मली प्राइस का ट्रेंड इंक्रीजिंग होता है, बट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, करेक्ट ना। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहाँ पे लॉन्गर पीरियड इन्वॉल्व है। तो नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस का मतलब क्या है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, सीक्वेंस है, मतलब ये होने के बाद ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। सो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसके बाद ही वो अगले प्रोसेस में जा सकता है, मतलब डायरेक्टली किसी नेक्स्ट प्रोसेस पे जंप नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। सीधा से सुनना, प्रोडक्ट बनाने में मल्टीपल एक्टिविटी होते हैं, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब आपको वही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, करेक्ट ना। जब मैं आप इंटीरियर करते हो घर का, उसमें भी स्टेप से जाना पड़ता है, बट कभी कभी मैं फॉल सीलिंग का काम पहले स्टार्ट कर सकता हूँ, बाद में ब्रिक वर्क कर सकता हूँ, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस मैंडेटरी नहीं है। नो डाउट अपन फॉलो करते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, करेक्ट ना। क्योंकि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर हर एक प्रोडक्ट में तो स्टेप्स रहते ही है ना, फ़र्क क्या है। यहाँ पे स्टेप फॉलो करना मैंडेटरी है, जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। तो शुगर फैक्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, देखो यहाँ पे शुगर में पहले शुगर केन लिया जाएगा, उसको क्लीनिंग किया जाएगा, उसको फिर गन्ने के रस में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये प्रोसेस है। अब डायरेक्टली उसको बैग में नहीं भर सकते गन्ने को, वो शुगर बनने के बाद ही बैग में भरना पड़ेगा, समझ में आएगा। तो जहाँ पे से प्रोसेस इन्वॉल्व है और वो जो एक दूसरे से कनेक्ट है, अपन डायरेक्टली जम नहीं कर सकते, वहाँ पे वैसा होता है। देन सिंगल कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग, मतलब जहाँ पे मैं एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो तो सबसे ईजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिमोट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो क्या फिर सभी कॉस्ट एक ही प्रोडक्ट के हैं, वो सबसे ईजी कॉस्टिंग है। तो ये किन के लिए पॉसिबल है, अच्छा ये थ्योरेटिकली है, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा कोई मेथड नहीं है, बट थ्योरेटिकल पे पढ़ना है सिंगल कॉस्टिंग। दिस मेथड इज अप्लाइड वेयर कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल आइटम इज डन, तो न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल माइनिंग एक्सेट्रा। ऑपरेशन कॉस्टिंग ये फॉलो होता है होटल इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, जहाँ पे अपन पर पैसेंजर पर किलोमीटर चार्ज करते हैं, पर पर्सन पर बेड चार्ज करते हैं, तो अपन वो होता है ऑपरेशन कॉस्टिंग। देखो इट इज़ अप्लाइड लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। अगेन मैंने आपको लॉजिक बता दिया सर, इतने सारे मेथड्स क्यों है, क्योंकि ऊपर का मेथड इस इंडस्ट्री के लिए सूट नहीं होता है, हर एक इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स अलग है, करेक्ट ना। जब मैं घर का कॉस्टिंग निकालता हूँ इंटीरियर का कितना खर्चा आएगा, अभी वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कैसे लगाऊंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जो मेरे को चार्ज करना पड़ता है वो पर कस्टमर चार्ज करना पड़ता है, पर कस्टमर पर किलोमीटर, तो वहाँ पे अलग मेथड यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट है, इसलिए। एंड मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब है जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो एंड अलग अलग मेथड यूज़ कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है। चलो सो अपने फटाफट अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, गिव हेडिंग क्विकली उसको समराइज कर देते हैं, ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो लिखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग,
जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग। अच्छा, ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग इज डिफरेंट। ऑपरेशन मतलब प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग इज डिफरेंट। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग लिखा है एंड यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख के रखो, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो जॉब कॉस्टिंग का क्या स्पेशलिटी है? व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग? ईच प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे पर बैच कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है। नीचे के एक एग्जांपल लिख देना। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है? क्या लिखा प्रोसेस कॉस्टिंग में? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज का सीक्वेंस में इन्वॉल्व है, आप डायरेक्टली किसी दूसरे काम में जंप नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होटल, टूरिज्म, हॉस्पिटल, इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए? अच्छा, टूरिज्म की जगह अपन ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं, या तो आपको कन्फ्यूजन होगा। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग, सेम प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट। एंड मल्टीपल कॉस्टिंग कब यूज करते हैं अपन? मोर देन वन प्रोडक्ट अगर यूज कर रहे तो नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट। मैं अलग अलग बिजनेस में हूँ एंड हर एक बिजनेस के लिए अलग है। मतलब मैं कंस्ट्रक्शन में भी हूँ, मैं इंटीरियर में भी हूँ, मेरे होटल्स भी है, मेरा हॉस्पिटल भी है। सो आई विल बी यूजिंग मल्टीपल कॉस्टिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो। सो इतना लिख के रखना, इससे क्या होता है, ईजी होता है। मतलब बाद में आपको खाली चार्ट्स ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। करेक्ट ना? अभी जो लोग आलसीपना कर रहे हैं कि जो चार्ट्स नहीं लिख रहे, उनको ये पूरे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन एक बार आपने लिख दिया तो 5-5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ये जो मैं चार्ट्स बना के दे रहा हूँ ना, इससे जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आप 20 घंटे में पूरा बुक कवर करेंगे। मेरे को पढ़ाने को लगेंगे 150 घंटे, बट बाद में विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट्स यू कैन कवर एंटायर थ्योरी इन 20 आवर्स एंड MCQ इन 10 आवर्स। सो ऐसे 30-35 घंटे का मैं आपको रिवीजन मॉडल ही इसके साथ बना के दे रहा हूँ। यही बाद में रिवाइज करना है, ठीक है। तो इसको कंपलसरी लिखना है, आपके फायदे के लिए है। चलो आगे। नाउ आता है वेरी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। पहला क्या है? पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब विच इज ऑलरेडी इनकर्ड, खर्च हो गया। आप गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए थे, वहाँ पे आपने 500 रुपया खर्च किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना, विच इज ऑलरेडी इनकर्ड। ठीक है, देखो पास्ट टाइम पीरियड, टाइम पास नहीं बोला है, पास्ट टाइम। करंट कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड, मतलब अभी जो मैं खर्चे कर रहा हूँ वो, जिसको बोल सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। बजटेड कॉस्ट, व्हाट इज बजट? सी बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। आप ट्रिप को जाते हैं, उसका बजट बनाते हैं कि भाई अगले महीने ट्रिप को जाना है, कितना खर्चा आएगा। या आपके घर पे फंक्शन है अगले महीने, आप उसके लिए बजट बनाते हैं। सो लॉजिकली सोचो पहले कि बजट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। सो बजटेड कॉस्ट का मतलब क्या है कि मैंने जो बजट सेट किया है ना, जो मैंने उसके लिए कितना खर्चा आएगा वो भी निकालना पड़ेगा। सो दीज आर द कॉस्ट रिलेटेड टू फ्यूचर पीरियड। कंट्रोलेबल कॉस्ट, cost which can be influenced and controlled by managerial action. This is also known as a avoidable cost or discretionary cost। मतलब दो तरह के बिजनेस में कॉस्ट रहते हैं। एक
जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरा जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देता हूँ। गवर्नमेंट टैक्सेस ये मेरे हाथ में नहीं है, जीएसटी 18% भरना ही है, इनकम टैक्स जो भी आप स्लैब में वो भरना ही है। सो दीज आर माई अनकंट्रोलेबल कॉस्ट विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, करेक्ट ना। एंड व्हाट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट? फॉर एग्जाम्पल क्या आपको एग्जाम्पल दूँ? हाँ, वर्कर के वेलफेयर पे कितना पैसा खर्च करना है, ये मैनेजमेंट का डिसीजन है, दिस इज कंट्रोलेबल। लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट में जितना बोला है वो जो देते हैं वो थोड़ी होगा कंट्रोलेबल, वो तो लॉ के हिसाब से देना ही पड़ेगा। तो जो खर्चे मैंडेटरी है, जो लॉ ने डिफाइन किए, जो देने ही पड़ते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल। अच्छा, क्वेश्चन ये पढ़ना क्यों है? क्योंकि एज अ आप जब आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे आपका फोकस भी कंट्रोलेबल कॉस्ट पे होना चाहिए, है ना। देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा रेंट, अब रेंट फिक्स कॉस्ट है मेरा, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, कंट्रोल कब कर सकता हूँ? जब मैं रेंट फिक्स कर रहा हूँ ना, उस समय निगोशिएशन करके आई विल ट्राई टू गेट बेस्ट डील। बट वंस दैट इज फिक्स्ड, मेरा सेल्स हो या ना हो मेरे को देना ही पड़ता है। बैंक लोन में जो इंटरेस्ट है ना, मैं EMI पे कर रहा हूँ तो उसमें जो इंटरेस्ट है वो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो वो कम हो जाएगा, बट इट्स नॉट इन माई हैंड। तो इसमें लर्निंग पॉइंट ये है कि एज अ मैनेजमेंट आपका फोकस हमेशा कौन से कॉस्ट पे होना चाहिए? जो अपन कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अननेसेसरी खर्चे मत करो, पैसे बचा के रखो, करेक्ट है। क्योंकि खर्चा करना बहुत आसान है, अर्न करना बहुत मुश्किल है ना। अभी बिजनेस में जो वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है ना, बिजनेस में कुछ भी हो रहा है, जैसे कोरोना इफेक्ट, इंडिया में कितने बिजनेस का नुकसान हुआ है आपने देखा रहेगा, करेक्ट ना। वो कौन सा ये था, मैं भूल गया नाम, गोल्ड जिम, कितना बड़ा जिम है, बैंक्रप्सी फाइल किया अमेरिका में, मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 जिम है, बैंक्रप्ट हो गए वो। सारा करके बहुत बड़ा ब्रांड है, उनके इंडिया में 1200 शोरूम बंद हो गए ड्यू टू कोरोना। इंडिया में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको इतने ओवरहेड्स दे ही नहीं सकते। कितने लोगों के जॉब चले गए, क्योंकि शोरूम बंद हो रहेंगे तो फिर लोगों को जॉब कौन देगा, वो सब जॉबलेस हो गए। तो ठीक है, तो ये इसलिए कॉस्ट हमेशा विद इन रेंज रखना चाहिए, क्योंकि इवेंट कब हो गया कोई बता नहीं सकता। अब इसमें उनका गलती नहीं है, कोरोना की वजह से सभी लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। चलो, तो ये पढ़ना क्यों है? एज अ बिजनेसमैन आपका फोकस हमेशा कंट्रोलेबल कॉस्ट पे होना चाहिए। These are known as the avoidable cost. Now, non-controllable cost. These are the costs that cannot be influenced and controlled by managerial decision. ये अपने हाथ में नहीं है. These are unavoidable cost. Normal cost. Now, what is normal cost? मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अपने को खाना खाने जाना है इस पर्टिकुलर होटल में, या पूना में खाना खाने जाना है, कितना एवरेज खर्चा आएगा? सो नॉर्मल कॉस्ट का मतलब कि ऑन एन एवरेज वो जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल कॉस्ट। कि अगर ये एक्टिविटी करते हैं तो किसी को भी इतना खर्चा आएगा कि पुणे में अगर एक आदमी ठीक ठाक होटल में खाना खाने जाता है तो मिनिमम मेरे हिसाब से 400 रुपीज़ एवरेज पकड़ के चलो, एवरेज 400 रुपीज़ खर्चा आता है, ठीक ठाक अच्छा होटल। हाँ, 5 स्टार में गए तो फिर 2000 पकड़ के चलो, बट एक जनरल, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट। मतलब अच्छा, ये कंपनी को क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी कंपनी कोई प्रोडक्शन करती है तो उनको एक एंटिसिपेशन रखना पड़ता है ना कि भाई इस प्रोडक्ट का नॉर्मल कॉस्ट इतना आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट, कि जो नॉर्मल कंडीशन में इंकर होने ही वाले हैं। जैसे अपना घर खर्च, आपको घर में कितना पैसा लगता है आपको पता है, नॉर्मल कॉस्ट, वो तो इंकर उतना होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो फिर गड़बड़ है, एंड उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कॉस्ट। तो अपना ध्यान एबनॉर्मल पे होना चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट विल ईट योर प्रॉफिट, इसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पे होगा। क्योंकि देखो, मेरा खर्चा बढ़ गया इसलिए कस्टमर थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देने वाला है, मेरा सेलिंग प्राइस तो फिक्स है। इसलिए तो कॉस्ट ओवर एंड अबव नॉर्मल कॉस्ट विच इज नॉट इंकर्ड इन नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने मेरे को फाइन लगाया, पेनल्टी लगाया, क्योंकि मैंने टैक्स के कंप्लायंस टाइमली नहीं किया। ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक और होगा भी नहीं, बट बता रहा हूँ। तो ये है, करेक्ट ना। या फिर मशीन का कॉस्ट, अच्छा आपके पास 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर के लिए अपन नॉर्मल सर्विसिंग करते हैं मंथली लेट से 300 रुपया, बट सडनली गाड़ी गिर गई और 8000 रुपये खर्चा आया, तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट होगा, क्योंकि अपन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, है ना। मेरा कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका नॉर्मल सर्विसिंग कॉस्ट 1500 रुपया है, बट अगर इसमें कोई सडन प्रॉब्लम हो गया 12000 खर्चा आ गया, तो मेरे लिए वो एबनॉर्मल कॉस्ट है, करेक्ट ना। ठीक है, चलो नाउ पीरियड कॉस्ट।
ना पीरियड का मतलब क्या है, अभी एग्जांपल देखो, मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है, इस पीरियड में कितना अपन ने खर्चा किया उसका एनालिसिस है। देखो, these are the costs which are not assigned to product but these are charged as an expense against the revenue of the period in which they are incurred। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि 6 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ, तो लॉजिकली मैं क्या करूँगा, आई विल फाइंड आउट सेल्स फॉर 6 मंथ, उसके अगेंस्ट में 6 मंथ के एक्सपेंस चार्ज करूँगा, पीरियड कॉस्ट। तो हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू गेट कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज, हियर आई एम ट्राइंग टू गेट कॉस्ट पीरियड वाइज। तो इसमें कौन से आते हैं, फैक्ट्री का रेंट, फिक्स सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, इंश्योरेंस चार्जेस एक्स्ट्रा की जो आनी ही है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं है, करेक्ट ना, तो आप उसको फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं कि जो इंकर होने ही वाले हैं ना। प्रोडक्ट कॉस्ट, नो नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, इतने प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना खर्चा है, प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब 1 यूनिट का कॉस्ट, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, करेक्ट ना, मतलब क्या, आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे बिजनेस बनाते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, कौन से कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब पुणे में कोरोना था एंड अभी भी है, तो जहाँ पे हम क्लासेस ले रहे हैं, जहाँ पे मेरा ऑफिस है, किसी ने भी हमका रेंट कम नहीं किया, एक्चुअली करना चाहिए था बट उन्होंने डिनाई कर दिया, करेक्ट ना। तो ये ऑफिस कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्लासेस कंटिन्यू करना है कि नहीं, करेक्ट, तो उसके लिए भी रेंट रिलेवेंट कॉस्ट नहीं रहा, क्योंकि वो तो देना ही है, देखो, करेक्ट ना। तो देखो विच आर, करेक्ट ना, तो वो रिलेवेंट मतलब जिसका इम्पैक्ट होगा, जो कंट्रोल कर सकते अपन कर सकते, जो नहीं कर सकते तो क्या लिखा है, कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट। हाँ, अभी अवॉइडेबल मतलब कौन से, जरा ऊपर देखो, कौन से अवॉइडेबल बताओ, कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो अनकंट्रोलेबल है रेंट, उसका कुछ नहीं हो सकता, सो दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो तो देना ही पड़ेगा अपने को, तो बाकी कौन से खर्चे अपन कम कर सकते हैं वो आप कम करो। तो रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब है कि जो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है वो है रिलेवेंट कॉस्ट, करेक्ट। जैसे मेरे घर का रेंट वो तो देना ही है, करेक्ट ना, बट देखो कॉस्ट विच आर रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग दैट इज अवॉइडेबल कॉस्ट, रेंट तो देना ही है, हाँ बाकी के खर्चे में कौन से कम कर सकता हूँ, ट्रिप पे नहीं जाऊँगा, कार नहीं लूँगा, XYZ नहीं करूँगा, वैसा है, तो उसको बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। तो जब भी रेवेन्यू कम होते हैं, आप मेडिसिन लेते हैं ना कि भाई कहाँ पे अपन खर्चे कम कर सकते हैं, तो उस समय जो खर्चे फिक्स्ड है उसको आप कम कर ही नहीं सकते, जो वेरिएबल खर्चा है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उतना तो खर्चा आने वाला है ना। अगर मेरे को बिजनेस करना ही है तो मेरे को ऑफिस तो रखना ही पड़ेगा, फिर सामने रेंट माफ नहीं किया तो मेरे को जेब से पैसा डाल के बिजनेस चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को सर्वाइव होना है। तो पुणे में भाई काफ़ी सारे क्लासेस है, दर फेसिंग लॉट ऑफ, मतलब काफ़ी सारे नहीं, स्पेशली होटल, मेरे बहुत सारे पहचान के होटल्स है, अगेन जो ओनर है वो रेंट छोड़ने को रेडी नहीं, और होटल के रेंट्स तो लाखों में रहते हैं क्योंकि इतने बड़े होटल्स हैं, तो लोगों ने होटल्स ही छोड़ दिए। अभी उनको उसमें बहुत नुकसान हुआ है, बट अगला खर्चा तो बंद हो गया, अगला जो रेंट था वो बंद हो गया, जो गया वो तो गया, आप इस क्या कर सकते हो। उन्होंने इतना फर्नीचर किया था वेस्ट, इतने यूटेंसिल्स देते, बिजनेस ही बंद कर दिए। तो पुणे में बहुत सारे होटल्स बंद हो गए ड्यू टू कोरोना, क्योंकि जो ओनर है उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, रेंट कम नहीं बोले हम करेंगे। पर अभी आप सोचो सब बिजनेस बंद है, कहाँ से देगा आदमी रेंट, लोगों ने थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, बट ठीक है अभी नहीं किया तो उसका कुछ उपाय नहीं है, करेक्ट ना। तो ये वो कॉस्ट होते हैं ना। इररिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या, वही अनअवॉइडेबल है ना, रेंट उसका डिसीजन मत लो, मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए, वो तो खर्चा आने ही वाला है। तो ये ऊपर क्या पॉइंट है, बस रिपीट हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है विच वेरीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 रुपये का रॉ मटेरियल लगता है, मैंने कहा आपको कि मेरे को 5 प्रोडक्ट बनाने हैं, बोलो कितना खर्चा आएगा, तो आप सब लोग क्या करोगे, 6 रुपये एक प्रोडक्ट के लिए आता है, कितने प्रोडक्ट बनाने सर 5, सो 6 रुपीज़ इंटू 5, 30 रुपीज़ विल बी योर वेरिएबल कॉस्ट। सो रॉ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ये वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। हाँ फॉर एग्जांपल आपके घर पे आज आपके फैमिली में 4 लोग हैं, तो कितना खाना लगता है माम को पता है, अगर 6 लोग हो गए तो यू नीड मोर राशन, है ना, सब चीज़ें एक्स्ट्रा लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट है ना। 2 लोग कम हो गए तो कम लगेगी, सो विच वेरीज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये सब वेरिएबल कॉस्ट है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड है, विच इज़ पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट।
कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, करेक्ट ना, और ये कांस्टेंट रहता है. देन फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. अब इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन होता है, सब लोग ध्यान देना. ध्यान से सुनो. ठीक है, अभी मैंने आपको डेटा दिया है ईयर 1 और ईयर 2 का. ईयर 1 में मेरा प्रोडक्शन है 4000, ईयर 2 में मेरा प्रोडक्शन है 5000. तो रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. क्यों? जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा. सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट. एक यूनिट का 20 रुपये आ गया, ठीक है. तो 4000 इंटू 20, 5000 इंटू 20. डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट के हिसाब से बढ़ेगा. 4000 यूनिट के लिए 40,000 हो गया, 5000 के लिए 50,000 हो गया. तो अगर मैं एवरेज कॉस्ट यहाँ पे निकालता हूँ, एवरेज रॉ मटेरियल कॉस्ट 80,000 अपॉन 4,000, 1 लाख अपॉन 5,000, तो वो 20 रुपीज़ आएगा. तो वही वहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम. क्या लिखा है? तो यहाँ पे लिखा है. करेक्ट ना, वो सेम रहता है पर यूनिट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट क्या है? सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है. ठीक है. सेम फॉर डायरेक्ट वेजेस. कितना है एवरेज डायरेक्ट वेजेस? अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो आप, 40,000 डिवाइड बाय 4,000, 50,000 ठीक है. तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. नाउ रेंट एंड डेप्रिसिएशन. नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड? ये आपने भी पढ़ा, अपन ने पढ़ा. देखो क्या लिखा है. These are the costs which remain constant at various levels of production. ठीक है. अब ये वर्ड तो है, they are not affected by production. ठीक है, they are not affected by the production. तो अब मेरे को बताओ, अभी ये जो रेंट है, देखो फैक्ट्री का रेंट ये सेम ही है, 4,000 हो या 5,000. तो ये कौन सा कॉस्ट हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट. ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट. इतना तो आपको समझ में आ गया. नाउ डेप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज हुआ है, तो आप मेरे को बताओ डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? डेफिनेशन आपके सामने है, आप उसको पढ़ के खुद को आंसर कीजिए. डेप्रिसिएशन तो चेंज हो रहा है. थोड़ा सोच के आंसर देना.
हाँ तो बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट है। सी फिक्स कॉस्ट का मतलब है जिसका ऑकरेंस फिक्स है, नॉट द अमाउंट। बस ये दिमाग में फिट कर लेना। काफ़ी लोग दिमाग में ये चल के रखते हैं कि फिक्स का मतलब जो अमाउंट फिक्स है, फिक्स का मतलब जिसका ऑकरेंस फिक्स है उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जो खर्चा आने ही वाला है, मतलब डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आप एसेट को यूज करो या ना करो, डेप्रिसिएशन विल बी देयर, बस वो मैं बताना चाह रहा हूँ। सो फिक्स कॉस्ट का मतलब आपको जो पता है वो करेक्ट है, बट अभी मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे बता दिया है कि फिक्स का मतलब आप अमाउंट वाइज मत देखना कभी। जैसे रेंट भी कभी ना कभी तो बढ़ेगा ना, आज 11,000 है, कल 12,000 होगा, फिर 50,000 होगा। सो फिर आप उसको क्या वेरिएबल बोलोगे क्या? नहीं, आपको ऐसा ध्यान में रखना कि फिक्स कॉस्ट का मतलब है दीज आर नॉट डिपेंड ऑन योर प्रोडक्शन, जिसका ऑकरेंस फिक्स है। अमाउंट में चेंज, रेंट का एग्रीमेंट के हिसाब से रेंट बढ़ेगा ना, या कम भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो जो फिक्स खर्चे वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया तो फिर खर्चा कम होगा, इसका मतलब क्या वेरिएबल होगा क्या? नहीं। सो ध्यान में रखना। सो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? जिसका ऑकरेंस फिक्स है, जिसका क्या है ऑकरेंस फिक्स है, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट प्रैक्टिकली। ठीक है, आपने लिख लिया? तो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मतलब बच्चे हमेशा अमाउंट पे देखते हैं। मैं बोलूंगा अमाउंट पे मत देखो, ऑकरेंस देखना है। क्या देखना है? उसका ऑकरेंस देखना है। देखो फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, करेक्ट ना, वो इन टोटलिटी सेम रहता है। पर प्रोडक्ट निकालने का नहीं, वो तो पर प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो दिया है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंट मेरा फिक्स है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो रेंट दिखने के लिए फिक्स है, बट अगर मैं पर यूनिट निकालता हूँ रेंट, यहाँ पे देखो कितना आएगा रेंट पर यूनिट। रेंट मेरा 20,000 है, यहाँ पे भी 20,000 है, डिवाइड बाय 4,000 डिवाइड बाय 5,000, तो यहाँ पे दोस्तों आएगा 50 रुपया, यहाँ पे आएगा 40 रुपया। तो वही वापस दिया है कि जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? कम, क्योंकि वो अमाउंट फिक्स रहता है। जितना आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। सो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होंगे, कम होगा तो कम होंगे। फिक्स कॉस्ट बोलो, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कम होंगे, एंड कम होगा तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि वो है उतना ही रहेगा। कम होंगे तो बढ़ेंगे नहीं वो, तो इसलिए मैं कुछ लिखूंगा नहीं। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर प्रोडक्शन कम होता है तो ये पर यूनिट फिर बढ़ जाएगा। दोस्तों ये इन टोटलिटी नहीं बता रहा हूँ मैं, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर आपने एवरेज कॉस्ट निकाला तो ऐसा कुछ दिखेगा कि प्रोडक्शन बढ़ गया तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, एंड प्रोडक्शन कम हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा, एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल गो अप। इन टोटलिटी इट मे नॉट चेंज। जैसे ऊपर देखो दोनों जगह पे 20-20 जा रही है, बट प्रोडक्शन बढ़ने से पर यूनिट कम हो गया। वो समझ में आ गया? आई होप दिस इज क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट? फिक्स कॉस्ट का मतलब आज से क्या ध्यान में रखेंगे? जिसका ऑकरेंस फिक्स है। बुक में लिखा वो गलत नहीं है कि विच रिमेन फिक्स, बट वो बच्चे को गलत एनालिसिस होता है। वो पर यूनिट चेक करते फिक्स रहेगा, पर यूनिट तो चेंज होगा ही ना। These are known as a capacity cost और a period cost. नेक्स्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको बताता हूँ क्या है, बहुत सिंपल है। देखो आपको एक डायग्राम बना के देता हूँ मैं अभी, ध्यान से सुनना। एक पेज पे अपने को 3 डायग्राम बनाने। ये पहला डायग्राम है, ये मेरा सेल्स और ये मेरा कॉस्ट। अभी लॉजिक लगाओ, जैसे सेल्स बढ़ेगा कॉस्ट क्या होगा बताओ? बढ़ेगा, करेक्ट ना।
सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट, है ना, कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। दूसरा डायग्राम जो है सेल्स कॉस्ट, ये मेरा है फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मेरा सेल्स बढ़ रहा है फिर भी वो कॉस्ट कांस्टेंट है। रेंट फैक्ट्री का कांस्टेंट है, मेरे ऑफिस का रेंट कांस्टेंट है, सेल हो या ना हो मेरे को खर्चे देने ही है। एम्प्लॉय का सैलरी, मेरा बिजनेस हो या ना हो पे करना ही है। सभी बिजनेस में इंडिया में जितने भी सबके लिए वही रूल है, करेक्ट ना। तो वो खर्चे, मेरे बैंक की EMI देने ही मेरे को, कुछ भी हो जाए। तो ये होता है मेरा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एंड तीसरा जो है, करेक्ट ना, तीसरा ऐसा है, याद रख, थोड़ा कांस्टेंट है फिर बढ़ गया, अगेन कांस्टेंट है फिर बढ़ गया, कांस्टेंट है फिर बढ़ गया, जिसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं अपन? सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स एंड कॉस्ट, मतलब कुछ पोर्शन फिक्स रहेगा फिर बढ़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल दो हमको। चलो अभी इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे लिखो रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखो, मैं आपको एग्जाम्पल, टेलीफोन बिल, टेलीफोन नहीं मोबाइल लिखता, आपको समझने के लिए इजी होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ पोस्टपेड की, है ना। बताओ पोस्टपेड में क्या होता है? पोस्टपेड में आपका जो बिलिंग अमाउंट है वो फिक्स रहेगा, फिर आप जितना यूज करेंगे उतना वो बढ़ेगा, करेक्ट ना। तो ये एक सेमी वेरिएबल है। मिनिमम रेंट तो देना ही है, मिनिमम रेंट तो देना ही है, प्लस यूसेज के लिए पैसे देना है। तो इसमें आता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, करेक्ट। रिपेयर्स एंड कार का देखो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मिनिमम चार्जेस फिक्स रहते हैं, प्लस आपके हिसाब से वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। एंड जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता है उनके कॉस्ट भी बढ़ते हैं। जैसे आपके गाड़ी का 1 लाख किलोमीटर हो गया तो कंपनी का रिकमेंडेशन है कि ऐसा इतना खर्चा करना ही पड़ेगा आपको, है ना, ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, तो फिर वो भी कॉस्ट बढ़ता है। तो ये होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो इसमें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के कॉस्ट है। आप डायग्राम निकाल लो एक बार इसके। तो इसमें एग्जाम्पल लिखो आप, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यस वो भी सेमी वेरिएबल है। कुछ अमाउंट फिक्स रहेगा फिर बाद में वेरी होगा, अगेन थोड़ा फिक्स होगा फिर बाद में वेरी होगा, तो ये कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है। सो ये थे, डायग्राम बना के रखो। तो पहला था वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट। सो सेमी मतलब ये अप टू पर्टिकुलर पोर्शन फिक्स रहेगा, उसके बाद बढ़ेगा, है ना। उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है, तो वो सेमी वेरिएबल हो जाता है कि यहाँ तक इतना रहेगा फिर इतना होगा, फिर अगेन कांस्टेंट होगा फिर अगेन बढ़ेगा। तो ऐसा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में होता है काफ़ी बार। जैसे कार पुरानी हो जाती है ना, उसके सर्विसिंग के फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी बोलती है ये चेंज करना पड़ेगा वो चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे आपका कार का 1 लाख किलोमीटर हो जाता है ना, कंपनी बोलती है कि अभी फिक्स कॉस्ट भी आपका इतना होगा, क्योंकि सर ये ज़्यादा हो गया है। तो देखो वही दिया है, तो कॉस्ट विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, दिस फिक्स अप टू पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड बिकम वेरिएबल देयर आफ्टर फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल दिया है, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। देखो अभी अपना जो MSCB का बिल आता है आपके घर पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का, वो यूनिट्स के ऊपर रहता है कि पहले 100 यूनिट्स तक कम चार्जेस देते हैं। जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता है, MSCB आपको, MSCB मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपको ज़्यादा चार्जेस लगाती है।
टेलीफोन बिल कौन सा मैंने कहा, पोस्टपेड, करेक्ट ना। जैसे यूज़ बढ़ेगा वैसे चार्जेस बढ़ते हैं, बट नॉट इन ऑल केसेस, थ्योरेटिकल लेवल पे है। चलो नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट। इट इज़ अ कॉस्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, दस इट इज इक्वल टू टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अभी ऊपर जो अपन ने डायग्राम देखा, देखो अभी इट्स अ टोटल ऑफ दिस टू। मतलब यहाँ पे आई वॉन्ट टू नो हाउ मच आई हैव स्पेंड ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग, अप टू मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रोडक्ट बनने के लिए कितना खर्चा आता है, उसके बाद के जो खर्चे वो अभी अपने को नहीं चाहिए, एडमिन नहीं अभी नहीं चाहिए। तो इन दोनों को बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इससे कंपनी को पता चलता है कि हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि यहीं पे मेजर कॉस्ट इंकर्ड होते हैं, करेक्ट ना। बाकी एडमिन एंड सेलिंग पे होते हैं, बट कंपेयर टू फैक्ट्री में जितना खर्चा होता है, क्योंकि वहाँ पे हेवी मशीन्स, वर्कर, मेन प्रोसेस होता है ना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैक्सिमम पैसा इन दो एलिमेंट पे कंपनी का ब्लॉक होता है, एक प्राइम कॉस्ट में और एक फैक्ट्री में। इसलिए कंपनी क्रॉस चेक करते हैं कि अपने मैनेजमेंट कॉस्ट कितने हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एकदम सिंपल है। हर एक कंपनी में आप अगर जाते हैं तो देयर इज वन एडमिन डिपार्टमेंट, करेक्ट ना। एडमिन का काम क्या है, इट गिव सर्विस टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। जैसे एग्जांपल दूंगा, स्कूल में एक एडमिन डिपार्टमेंट रहता है। तो एडमिन डिपार्टमेंट क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। स्कूल के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, सभी हॉलीडेज वो डिक्लेयर करता है, जो मेन चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए कि हॉलीडे कब रहेंगे, बिकॉज वी बिलीव इन हॉलीडे। उसके बाद स्कूल बस के टाइमिंग क्या होंगे, कौन से टाइम पे कौन से स्टॉप पे बस आएगी, ये पूरा आपको बताती है एडमिन डिपार्टमेंट। दे कोऑर्डिनेट, करेक्ट ना। स्कूल में कोई फंक्शन है तो उसका पूरा कोऑर्डिनेशन वो करते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट करता है। आपका फीस कलेक्शन है तो एडमिन डिपार्टमेंट देखता है। सो दे गिव सर्विस टू एवरीवन, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, क्योंकि पूरा मेजर मैनेजमेंट इनके हाथ में रहता है। कोई स्कूल कॉलेज में गेस्ट आने वाला है तो उनको ले जाने के लिए गाड़ी अरेंज करते हैं, उनको अपन गिफ्ट देते हैं, वो अरेंजमेंट करते हैं। तो पूरा कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो एडमिन डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट ना। तो उसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आ गया कंपनी के लिए, जनरल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आ गया, सब आ गया। देखो, कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग। देखो 3 वर्ड यूज़ किए हैं, विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो इनका काम डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं है। ये एडमिन डिपार्टमेंट बच्चों को पढ़ाता नहीं है, बट उसके लिए रिक्वायर्ड सभी सर्विसेज देता है। ऑफ द विच इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट। तो उसके एग्जाम्पल्स कौन से देखो, ऑफिस का रेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट सैलरी, ऑडिट, लीगल एक्सपेंस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन एंड पोस्टेज। सिंपल है, अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी, इसमें क्या आता है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। नाउ दिस इज अ मेजर कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, नाउडेज देयर इज अ मोर फोकस इज गिवन ऑन मार्केटिंग रादर देन सेलिंग, इट शुड बी मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉस्ट पे या सेलिंग कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, क्योंकि पहले क्या था, कस्टमर अपने शॉप में था गुड्स लेने के लिए। अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, वील हैव टू ब्रिंग कस्टमर, वील हैव टू पुल कस्टमर, बट ऑनेस्टली फंसा के नहीं। तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो स्टार है, लाइक विराट कोहली, MS धोनी, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस, वो ब्रांड एंडोर्स करते हैं और एक 2-2 मिनट के लिए ऐड के लिए 2-2, 5-5 करोड़ चार्ज करते हैं, एंड कंपनी भी उनको पे करती है, क्योंकि उनको पता है एक बार ये ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया तो कस्टमर नेक्स्ट टाइम जाके वही मांगने वाला है। जैसे आपको अगर पानी का बॉटल मांगना है, बोलते हैं अपन बिस्लरी दे, बिस्लरी से ब्रांड वो डेवलप हुआ है, वो आपको बॉटल जो चाहिए वो देता है, उसका जो कंपनी है। बट व्हेन यू आस्क, हम बोलते हैं मैगी दो, फिर वो मैगी एक्चुअली नेस्ले का है, बट अभी काफ़ी लोगों ने मैगी जैसे प्रोडक्ट निकाले हैं ITC, वो उसका आपको दे देता है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल करता हूँ, वो ब्रांडिंग वैसे होता है। तो लॉट ऑफ मनी स्पेंड, TV पे एडवर्टाइजमेंट आता है, SMS पे SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, यू नो व्हाट आर द डिफरेंट, फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, यूट्यूब पे होता है। तो पीपल आर स्पेंडिंग करोड़ ऑफ रुपीज ऑन मार्केटिंग। मतलब अगर 100 रुपये का अगर खर्चे का बजट है ना,
तो मिनिमम 25% लोग मार्केटिंग बजट करते हैं, क्योंकि कंपटीशन की वजह से जब तक आप अपना ब्रांड प्रमोट नहीं करोगे, लोगों के सामने लेके नहीं आओगे, उसका सेल्स नहीं बढ़ेगा। इट इज द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग डिमांड। दीज आर समटाइम कॉल्ड एज अ मार्केटिंग कॉस्ट। सम एग्जाम्पल आर एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन रेम्यूनरेशन, शोरूम एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सैंपल एक्सेट्रा। ठीक है, सिंपल है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, सबसे पहले आप देखते हैं कि लेट्स से अमेजोन का ऐप है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। आप ऐप में जाओगे, पहले यू हैव सिलेक्टेड पर्टिकुलर टी शर्ट या आपको जो चीज़ खरीदना है, पहले आप देखते हैं कि डिस्काउंट मैक्सिमम है क्या, हाँ डिस्काउंट मैक्सिमम है। उसके बाद जब आता है प्लेस योर ऑर्डर, यू ऑल्सो चेक हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डिलीवर प्रोडक्ट। अगर वहाँ पे लिख के आ गया कि इट विल बी डिलीवर विद इन 1 मंथ, देन कितना भी डिस्काउंट अपन नहीं खरीदते। तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम शुड बी क्विक, क्योंकि एक बार कस्टमर ने खरीद लिया ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कब आए, उसको लगता है कि आपने फ्लाइट से उसको भेजना चाहिए। हाँ, जब तक वो नहीं खरीदता तब तक उसके पास पेशेंस रहते हैं, लेकिन एक बार उसने खरीद लिया ना तो फिर वो रुकता नहीं है। इवन दिस हैपन्स विथ माई लेक्चर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग मेरे एजेंसीज है, उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपने प्रोडक्ट उनसे खरीदा है सैटरडे को, हमारे पास अपडेट आता है संडे को, संडे हमारा ऑफिस बंद रहता है, एंड फिर मंडे को हम डिस्पैच करते हैं। तो वो संडे सुबह कॉल करते हैं कि मेरे को अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। स्टूडेंट की गलती नहीं है, बट एक माइंडसेट रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको ऑर्डर देने के बाद हमको एक दिन के बाद हमारे सिस्टम में वो अपडेट होता है, उसके बाद फिर हम उसको डिस्पैच करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट स्टूडेंट का कंसर्न एकदम करेक्ट है, उसको लगता है कि मैंने ऑर्डर दे दिया तो मेरे को 1 मिनट में इमीडिएट मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक 3 मंथ्स वो पढ़ता नहीं, उसको टेंशन नहीं आता है। बट जिस दिन उसने ऑर्डर दिया उसको लगता है कि अभी 4th वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है, मेरे को तो चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कॉमन मैन का होता ही है, मेरा भी होता है। एक बार मैंने कोई टी शर्ट ऑनलाइन परचेस किया, मैं बार बार देखता हूँ कहाँ तक पहुँचा है ना, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, अभी आज मिल जाएगा। नथिंग रॉन्ग, इट्स अ नेचुरल रिएक्शन। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड नाउ ई कॉमर्स में कस्टमर को चाहिए क्या, टाइमली डिलीवरी चाहिए। तो जो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बराबर नहीं रहेगा, वो कंपनी प्रॉब्लम फेस करेगी। करेक्ट है। इसलिए आप देखो, जब हम आपको सेटअप बेचते हैं, अगर आपने पेन ड्राइव वाला ऑप्शन लिया या हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन लिया, हम उसी मेल में आपको ट्रैकिंग आईडी की भी भेज देते हैं, ताकि आप ऑनलाइन ट्रैक कर पाओ। करेक्ट ना, मतलब मैं मेल इतना सिस्टमेटिक भेजता हूँ, अगर स्टूडेंट ने 2 बार मेल पढ़ लिया ना, उसको हर एक चीज़ का प्रॉपर गाइड मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट मेल करते नहीं, डायरेक्ट उठा के फ़ोन कर देते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सेटिस्फाइंग डिमांड। सम एग्जाम्पल आर सेकेंडरी पैकिंग फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज आउटवर्ड, मेंटेनेंस ऑफ डिलीवरी वैन, एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ट्रांसपोर्टिंग आर्टिकल टू सेंट्रल लोकल स्टोरेज, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। हाँ, मतलब मेरा फैक्ट्री राजस्थान में है, मेरा गोडाउन पुणे में है, तो राजस्थान से पुणे के गोडाउन में लाने का कॉस्ट होगा। फिर पुणे गोडाउन आने के बाद उसको सेकेंडरी पैकिंग किया जाएगा, फिर अगेन कस्टमर के घर पे पहुंचाने के एक अलग कॉस्ट होगा। तो इसमें ये बहुत क्विक होना चाहिए। जैसे अमेज़ॉन पे 2-4 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाती है, 8 दिन एग्जाम्पल, तो वैसे ये भी क्विक होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया कि अगर 1 महीने का डिलीवरी टाइम बताया तो अपन वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। रिसर्च कॉस्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके पास जो एग्जिस्टिंग फ़ोन है, ठीक है ना, वो फ़ोन भी अच्छा ही है, स्टिल यू बाय न्यू फ़ोन, करेक्ट ना। तो उसमें कोई ऐसे बहुत भारी फीचर ऐड नहीं होते, थोड़े बहुत फीचर ऐड होते हैं, बट कॉलिंग फंक्शन तो सेम है, जो मेन फंक्शन है कॉलिंग, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, है ना, ये 4-5 चीज़ तो सेम ही है, करेक्ट ना। बट स्टिल वी बाय न्यू मोबाइल, व्हाई? बिकॉज टू गेट दोज न्यू फीचर्स। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये अगेन मार्केटिंग एंड रिसर्च, इस पे वी हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। योर प्रोडक्ट शुड हैव सम यूनिक फीचर, देन ओनली कस्टमर विल बाय। तो नए नए रिसर्च यूज होते हैं, जैसे नाइकी कंपनी, रिबॉक है, दे डू रिसर्च एंड दे ब्रिंग न्यू वैरायटी ऑफ शूज़। बीच में उन्होंने लाया था ब्रीदिंग वाला शूज़, करेक्ट ना, मतलब वो ऐसा शूज़ था कि आपका ऑक्सीजन वो काउंट करता रहो, आपको ऐप पे दिखता है। नाइकी ने ऐसा शूज़ लॉन्च किया था, आई थिंक 16,000 कुछ तो भी था। मतलब जो प्रोफेशनल है, जो रनिंग करते हैं, उस समय उनका ऑक्सीजन कितना है वो चेक करते, तो उनका ऐप था, और वो जूते में उन्होंने वो कुछ मशीन फिट किया रहेगा, सेंसर
चिप, एंड वो चिप से आपका जितना आप भागते हैं वो पूरा काउंटिंग यहाँ पे होता है, एंड फिर उसके हिसाब से आपका पूरा बॉडी का टेम्परेचर कितना था, ऑक्सीजन लेवल क्या था, ये पूरा आपको गाइड किया जाता है। दिस इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इससे प्रोडक्ट का सेल डेफिनेटली बढ़ेगा। वही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही है। डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब एक बार अपना डिसाइड हुआ कि ये प्रोडक्ट नया लेके आना है, जैसे कंपनी बोलती है ना कि हम नेक्स्ट ईयर ये 2 नए मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो नया डेवलपमेंट जो होगा कार में उसका खर्चा, तो वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगन्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टू प्रोड्यूस अ न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट और टू एम्प्लॉय न्यू और इम्प्रूव्ड मेथड एंड एंड्स विद कमेंसमेंट ऑफ फॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट बाय दैट। ठीक है। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, नाउ व्हाट इज प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, मैं आपको बताता हूँ। ये अपन डायरेक्ट टैक्स में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 5 पीजीबीपी। देखो फॉर एग्जांपल आपने एक नया मशीन लिया, लेट्स से उससे आप बना रहे, क्या एग्जांपल है, अपन पानी का बॉटल बना रहे एग्जांपल। तो आपने मशीन लाया, इंस्टॉल किया, पानी के बॉटल बनाए, ठीक है। अभी वो बॉटल सही तरह से यूज़ हो रहा है कि नहीं, जिस पर्पज़ के लिए है, करेक्ट ना। अभी पानी का बॉटल जो है उसमें कोई लीकेज नहीं है, ये कुछ नहीं, चेक करने के लिए आपने कस्टमर को दिया कि तुम चेक करके बताओ, करेक्ट ना। मतलब मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, आप इमेजिन करो। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कस्टमर को सैंपल देते हैं। लेट्स से मैं चाय पत्ती बना रहे वाला हूँ एक मशीन यूज़ करके, तो मशीन से मैंने चाय पत्ती बना के लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया है कि भाई चेक करो उसका टेस्ट अच्छा है क्या, मेरे को फीडबैक दो, अकॉर्डिंगली आई मेक चेंजेस इन माई मशीन। तो उसको बोलते हैं ट्रायल रन एक्सपेंसेस, तो उसको बोलते हैं प्री कमेंसमेंट कॉस्ट। मतलब मेरा मशीन इंस्टॉल हो चुका है बट मैंने एक्चुअली उसको प्रोडक्शन इतना ज़ोरों से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं उसका टेस्टिंग ले रहा हूँ। एक बार 2-4 लोगों के ऊपर टेस्टिंग हो गया, उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, तो फिर आई स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन। तो उसको बोलते हैं ट्रायल रन एक्सपेंसेस, मोल्ड डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, वो जो मोल्ड बनाना पड़ेगा बॉटल बनाने के लिए, वो मोल्ड का कॉस्ट, वर्कर का ट्रेनिंग का कॉस्ट, फिर वो रॉ मटेरियल लगेगा अपने को बॉटल बनाने के लिए। तो ये है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। इन आगे के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। मटेरियल क्या है मैंने आपको बता दिया है, लेबर क्या है मैंने बता दिया, एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस बहुत डिटेल में आपको बता दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट मैंने बता दिया है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग कंप्लीट किया है। एकदम सिंपल लेक्चर था, इसको एक बार देख लो, एंड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।